नमस्कार दोस्तों। तो आज भारतेंदु हरिश्चंद्र का अत्यंत ही प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम है अंधेर नगरी, तो आज हम इसके सारांश की चर्चा करेंगे। ये अत्यंत ही प्रसिद्ध नाटक है। यह नाटक कई प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में देखने को मिलता है, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। इससे जुड़े कई प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे इसके पात्रों के बारे में, इसके भाषा के बारे में, इसके देश काल और वातावरण के बारे में कई प्रश्न आते हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधेर नगरी। इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा देश अंग्रेजी सरकार के हुकूमत के अंतर्गत था, तब किस प्रकार से अंधेर नगरी चलता था, गरीबों के साथ किस प्रकार से अन्याय होता था, यहाँ इसका उल्लेख किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधेर नगरी नाटक का सारांश। प्रथम दृश्य। स्थान बाहरी प्रांत। महंत गुरु और दो शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास। तो इस नाटक के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं महंत, दो शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास। तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। प्रथम दृश्य में महंत और उनके दोनों शिष्य भजन गाते हुए एक नगर में प्रवेश करते हैं। महंत अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में लोभ का परित्याग करना चाहिए। लोभ एक ऐसे प्रवृत्ति है जो हमारे अंदर के विवेक को नष्ट कर देती है। अपने शिष्यों के प्रवृत्ति के अनुसार गुरु दोनों को उन्हें दो विपरीत दिशाओं में भिक्षाटन के लिए भेज देते हैं। गोवर्धन दास जो थोड़ा सा लोभी, आलसी और लालची था, उसे गुरु पश्चिम दिशा की ओर भेजते हैं, और नारायण दास जो परिश्रमी था, उसे पूर्व दिशा की ओर भेज देते हैं। गोवर्धन दास अपने गुरु महंत जी से कहता है कि वो बहुत भीख लेकर उनके पास लौटेगा। महंत उसे समझाते हैं कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच ही पाप का मूल है। लालच से यश और मान सम्मान दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। इसमें भारतेंदु जी यह संदेश देते हैं कि पूर्व में रहने वाले भारतीय जब पश्चिम का अनुकरण करते हैं तो ना हम घर के रहते हैं और ना ही घाट के, क्योंकि हमारा मूल, हमारी संस्कृति पश्चिम से भिन्न है। दूसरा दृश्य। स्थान बाजार। कबाब वाला, घासीराम, नारंगी वाला, हलवाई, कुंजरिन, चूरन वाला, मछली वाला, बनिया, पाचक वाला, मुगल, जात वाला, ब्राह्मण। तो ये सभी जो हैं ये भी नाटक के अंतर्गत आते हैं। दूसरे दृश्य की कथा बाजार से शुरू होती है, जहाँ पर बाजार की चहल पहल के साथ साथ छोटे छोटे विक्रेता अपनी वस्तुओं को आकर्षक बनाकर बेचने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इस दृश्य में कुल 11 पात्र हैं। तो यहाँ प्रश्न ये आ सकता है कि अंधेर नगरी नाटक में कितने पात्र हैं, उनकी संख्या क्या है। तो कुल मिलाकर 11 पात्र हैं। गोवर्धन दास बहुत खुश है। उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि यहाँ पर हर चीज़ टके सेर मिल रही है। नमकीन भी टके सेर और मिठाइयाँ भी टके सेर। वह पूछता है कि इस नगर का नाम क्या है, यहाँ के राजा कौन हैं।
उसे उत्तर मिलता है इस नगर का नाम अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट राजा है, जहाँ पर मूल्यवान और मूल्यहीन दोनों तरह की वस्तुओं में कोई अंतर नहीं हो, दोनों को समान बना दिया गया हो। वहाँ का राजा विवेकहीन ही होगा। यहाँ तक कि इस बाजार में ब्राह्मण की अपनी जात भी टके सेर में बेचनी पड़ती है। उदाहरण, जात ले जात, टके सेर जात, एक पका दो, हम अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दे। टके के वास्ते जैसे कहो वैसी व्यवस्था कर दें। बाजार का शोरगुल भीड़ का एक तंत्र मात्र नहीं होकर उस समय की प्रशासन व्यवस्था और समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार कुव्यवस्था को हमारे सामने रेखांकित करता है। तो इस नाटक के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि उस अंधेर नगरी में किसी भी प्रकार का कोई समानता नहीं है। यहाँ पर एक ब्राह्मण भी जो है धोबी बन जाता है टके सेर के लिए, यानी कि किसी भी वस्तु का अपना कोई मोल नहीं है, क्योंकि राजा जो है वो चौपट है। तीसरा दृश्य, स्थान जंगल। महंत और दोनों शिष्य तीसरा दृश्य में जंगल में मिलते हैं। यहाँ पर नारायण दास राम भजो का जप करता है। गोवर्धन दास सपने में भी अंधेर नगरी को याद करता है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ टके सेर मिलने से बहुत खुश है। महंत शहर में गुणी और अवगुणी एक ही भाव मिलने पर खबर सुनकर सचेत हो जाते हैं। वह अपने शिष्यों को तुरंत ही समझाते हैं कि शहर छोड़ने के लिए कहते हैं। सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू ना कीजिए बास। नारायण दास अपने गुरु का बात मान लेता है और गोवर्धन दास सस्ते स्वादिष्ट भोजन के लालच में वहीं रहने का फैसला करता है। यह कहकर महंत चले जाते हैं। जाते जाते महंत उसे कहते हैं कि यदि कभी कोई कठिनाई आए तो वह उन्हें याद करे ताकि वे उसकी मदद कर सकें। तो यहाँ पर जो है, जो नारायण दास है वो अपने गुरु की बात मानकर वहाँ से चला जाता है, परंतु जो गोवर्धन दास है, जो थोड़ा सा आलसी और लोभी है, वो स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में वहाँ पर रहना पसंद करता है। इसीलिए महंत जो है उसे जाते वक्त कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे याद कर सकते हो। चौथा दृश्य, स्थान राजसभा। पहला सेवक, मंत्री, राजा, नौकर, कल्लू बनिया, फरियादी, कारीगर, चुने वाला, भिश्ती, गडेरिया, कोतवाल, कसाई। तो ये सभी जो हैं ये भी अंधेर नगरी के पात्र हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चौथा दृश्य के अंधेर नगरी में चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण है। राजसभा में राजा, मंत्री, नौकर आदि सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। राजा मूर्ख है, वह सेवक को अकारण सजा देना चाहता है। मंत्री उसकी जी हजूरी करने वाला है। दरबार में उपस्थित सभी लोग मूर्ख हैं, लेकिन राजा तो सबसे अधिक मूर्ख है। वह अविवेकी, बुद्धिहीन और डरपोक है। उसी समय दरबार में आकर एक व्यक्ति शिकायत लेकर उपस्थित होता है। वह कहता है कि कल्लू बनिया की दीवार गिर जाने से उसकी बकरी नीचे दबकर मर गई है, इसीलिए उसे न्याय और अपराधी को दंड मिलना चाहिए। मूर्ख राजा अपनी मूर्खता का परिचय देता है और नगर के कोतवाल को फांसी की सज़ा
सुना देता है और स्वयं मंत्री का सहारा लेकर वहाँ से चला जाता है। पांचवा दृश्य, स्थान अरण्य, गोवर्धन दास और उसके 4 प्यादे। पांचवें दृश्य में गोवर्धन दास टके सेर मिठाई खाकर बहुत मोटा हो गया है। वह आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता हुआ अपने आप में मस्त है। वहाँ के लोग विवेक शून्य हैं, वे बुद्धि से रहित हैं। पापी और पुण्यात्मा में कोई अंतर नहीं है। मूर्ख राजा के प्रति लोगों में अंधभक्ति है। वह जो कुछ भी कहता है सब ठीक माना जाता है। उन लोगों को मानना है कि राजा अन्याय नहीं कर सकता, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनका भी यही मानना है कि उनका जो राजा है, चौपट राजा, वो कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए वो जो भी फैसला सुनाए वो सही है। सबको एक ही लाठी से हाँका जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी गोवर्धन दास बहुत खुश है, क्योंकि उसे खूब खाने को मिलता है। वह सोचता है कि उसने गुरु का साथ नहीं जाकर बहुत अच्छा किया है। तभी गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं। वे बताते हैं कि बकरी मरी है, इसीलिए न्याय के खातिर किसी को तो फांसी पर जरूर चढ़ाया जाना चाहिए। जब दुबले पतले कोतवाल के गले में फांसी का फंदा बड़ा हो गया, तब राजा ने किसी मोटे आदमी को फांसी देने का हुक्म दे दिया। तुम मोटे हो इसीलिए तुम्हारी गर्दन उसमें आ जाएगी। वैसे भी इस साधु महात्माओं की दशा दयनीय है। राजा के डर से यहाँ कोई मोटा नहीं होता है। गोवर्धन दास अपने को असहाय पाकर रोता है, चिल्लाता है और अपने गुरु को सहायता के लिए बुलाता है, लेकिन सिपाही बलपूर्वक उसे ले जाते हैं। तो आखिरकार जो है गोवर्धन दास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने गुरु को बुलाता है। छठा दृश्य, स्थान शमशान, गोवर्धन दास, 4 सिपाही, गुरु महंत, राजा, मंत्री और कोतवाल। तो यहाँ पे इन सभी पात्रों का दृश्य है। छठे दृश्य में सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं। वह सिपाहियों से अनुनय विनय करता है, लेकिन सिपाही उससे नहीं छोड़ते हैं। उसी समय उसके गुरु अपने दूसरे चेले नारायण दास के साथ वहाँ आ जाते हैं। उसकी सारी बातें सुनकर महंत उसके कान में धीरे से कुछ कहते हैं। इसके बाद गुरु और शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। गुरु चेले के इस विवाद से सिपाही हैरान होते हैं कि ये दोनों मरने के लिए विवाद क्यों कर रहे हैं। यह देखकर राजा, मंत्री और कोतवाल गुरु से यह जानना चाहते हैं। तभी गुरु कहते हैं कि इस अवसर पर जो मरेगा उसे सीधे स्वर्ग मिलेगा। गुरु के बात पर राजा स्वयं फांसी पर चढ़ने को तैयार हो जाते हैं। अंत में गुरु जी की अर्थगर्भित उक्ति ये है, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ये ऐसे ही आपू ही नसे जैसे चौपट राज। इस तरह अन्यायी और मूर्ख राजा स्वतः नष्ट हो जाता है और इस प्रकार से जो है इस नाटक का अंत होता है। तो इस नाटक के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि किस प्रकार अगर किसी प्रांत या समाज या देश में कोई राजा या कोई भी शासक अंधेर नगरी में रहता हो या वो मूर्ख हो, तो किस प्रकार से समाज जो है वो अव्यवस्थित हो जाता है, उसमें अराजकता आ जाती है
और वह समाज कभी फल फूल नहीं पाता है। और इस कहानी के माध्यम से जो है लेखक अंग्रेजी हुकूमत पर सीधा चोट करते हैं और इसके माध्यम से जो है अंग्रेजी हुकूमत जिस प्रकार से देश में अन्याय अत्याचार कर रही है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से यह नाटक यहाँ पे समाप्त होता है। आज हमने सिर्फ इसके सारांश की चर्चा की है, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरा पाठ पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।